हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम हमारी पहली क्लासेस में देख रहे थे कि संविधान की नींव रखने से पहले कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्ट थे उनके बारे में जान रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज उन्हीं एक्ट को कंटिन्यू करते हुए कुछ और महत्वपूर्ण एक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर जिसने भी वो क्लास अभी तक नहीं देखी है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो के टॉप कॉर्नर पे आई बटन आती है, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो सीधे आपके मोबाइल पे आपके सामने आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट एक्ट पढ़ा था 1858 एक्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 में है एक्ट भारत शासन अधिनियम। विभागीय प्रणाली का विस्तार हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी कि फ्रेंड्स इसमें डिपार्टमेंटल का जो भी वर्क था उसको और आगे बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल, फ्रेंड्स हमने इसके पहले वाले एक्ट में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल या वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनको प्रदान की गई। अध्यादेश यानी ऑफिशियली जो नोटिस रहते हैं वो जारी करने की शक्ति यानी पावर उनको दे दी गई थी। लॉर्ड मेयो द्वारा विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? किसी भी काम को या किसी पावर को डिवाइड कर देना। जैसे कि अगर कोई सा डिपार्टमेंट है उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है तो वह उसे विकेंद्रीकरण करना कहते हैं। फिर गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम और पंजाब में विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। जैसे कि फ्रेंड्स आप ये इमेज देख सकते हैं, ये इमेज है लॉर्ड कैनिंग की और ये है लॉर्ड मेयो। आइए फ्रेंड्स अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट था 1873। 1873 एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, यानी कि ऑफिशियल रूप से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। अब फ्रेंड्स आगे क्या हुआ फिर? अब क्योंकि शासन तो ब्रिटिश कंपनी का ही था, अब आगे ये हुआ कि 1876 शाही उपाधि एक्ट आया। इस एक्ट के अंतर्गत 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी कि भारत की रानी महारानी विक्टोरिया को घोषित कर दिया, यानी अब उनका ही साम्राज्य था। महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1892। हाँ तो फ्रेंड्स फिर आया 1892 भारत शासन एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते, हम जैसे हमारे कॉलोनी के पार्षद को चुनते हैं, फिर वो पार्षद से आगे ऐसे प्रोसेस बढ़ती जाती है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। दूसरा इसमें क्या हुआ था? राजस्व व बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। फ्रेंड्स, इसमें ये बहुत अच्छा हुआ था कि लोगों को राजस्व, रेवेन्यू, फाइनेंस जो है वो सरकार कहाँ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है ये पूछने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। 1909 में मोर्ले मिंटो एक्ट आया। इसमें क्या हुआ? मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई, यानी जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई। उन्हें अलग चुनाव में वोट देने का अलग से मौका दिया गया। इस चुनाव में केवल मुसलमान ही वोट दे सकते थे।
फिर मौर्य मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें यही कि एक धर्म दूसरे धर्म के आमने सामने हो जाता है, तो उसमें मौर्य मिंटो ने जैसे मुस्लिमों के लिए अलग वोट देने का सुझाव किया था, प्रणाली बना दी थी, तो उससे ही उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा। और फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, यानी कि जो गवर्नर यानी कि वायसराय की जो काउंसिल थी उसके फर्स्ट इंडियन मेंबर बनने वाले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। फ्रेंड्स ये इमेज देख सकते हैं आप, ये मौर्य मिंटो हैं और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। नेक्स्ट एक्ट आया 1919 गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट। फ्रेंड्स इस एक्ट का एक और नाम है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। द्विसदनात्मक विधायिका यानी कि जो विधायिका यानी कि काउंसिल्स थी उनको दो उसमें डिवाइड कर दिया, राज्य परिषद में और केंद्रीय विधानसभा में। इसमें राज्य परिषद में 60 मेंबर थे और केंद्रीय विधानसभा में 145 मेंबर्स थे। फिर इसमें और क्या हुआ, प्रांतों में, फ्रेंड्स ये प्रांतों है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली। हमने पढ़ा था कि द्वैध शासन क्या होता है कि जिसमें कामों को डिवाइड कर दिया जाए दो भागों में। तो कौन कौन सी शासन प्रणाली थी? आरक्षित और हस्तांतरित, इन दोनों में प्रणाली को डिवाइड कर दिया गया था राज्य में। लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन प्रणाली के जनक कहा जाने लगा, यानी कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली है इसके जनक लियोनस कार्टियस को माना गया। इसी एक्ट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट बात हुई कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। फ्रेंड्स अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला, तो इसमें ये एक्ट कौन सा था, तो ये इसका आंसर होगा गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर वो ऑप्शन में देगा मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। तो ऑप्शन में जो सा भी एक्ट का नाम हो इन दोनों में से वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट था 1935 भारतीय शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, अखिल भारतीय संघ बनाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता में द्वैध शासन का अंत हुआ, यानी कि सबसे पहले तो काउंसिल बनाई गई, फिर उसके बाद में जो स्टेट्स में द्वैध शासन प्रणाली लागू करी गई थी उसका अंत हो गया। फिर सेंट्रल में द्वैध शासन की स्थापना हुई, यानी स्टेट से ख़त्म करके सेंट्रल में लागू कर दिया गया। फिर संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी कोर्ट्स की व्यवस्था की गई। फिर भारत परिषद का अंत हुआ, यानी जो इंडियन काउंसिल थी उसका भी अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ, जैसे कि हमने वोट का पढ़ा था कि मुस्लिमों के लिए अलग से वोट का व्यवस्था की गई थी, तो उसका और आगे विस्तार किया गया। इस एक्ट के तहत यानी कि 1935 एक्ट के तहत बर्मा, यानी जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसे भारत से अलग कर दिया गया था। फ्रेंड्स भारत से म्यांमार 1937 में अलग हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बर्मा यानी कि जो म्यांमार है उसको स्वतंत्रता कब मिली, तो उसका आंसर होगा 4 जनवरी 1937। 4 जनवरी 1948। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि बर्मा भारत से अलग कब कर दिया गया था, तो 1937 आंसर हो जाएगा, 1937। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बर्मा यानी म्यांमार को स्वतंत्रता आज़ादी कब मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1948। 1948 को इसको आज़ादी मिली थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक्ट तो चलते गए, लेकिन उसी बीच क्या हुआ, 1939 आया। 1939 में सितंबर में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से
फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था कि ये जो वॉर के वजह से जितनी भी अशांति हुई थी उसे में भारत को संभालने के लिए क्रिप्स मिशन लाया गया था, लेकिन यह असफल रहा। फिर क्या हुआ, 26 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य था संविधान निर्माण करना, लेकिन इसका आया जो भारत पहुंचा ये, तो कैबिनेट मिशन का अर्थ ये था कि भारत को एक विकसित करना, मतलब जैसे कि राज्य बने आगे और विकसित हुई चीज़ें, तो वो सब करना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान का निर्माण करना ताकि शासन प्रणाली अच्छे से आगे चल सके। अब फ्रेंड्स फिर क्या हुआ, 1947 आ गया। 1947 तो बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। इस एक्ट का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इसको प्रस्तावित किया गया, यानी स्वीकृति मांगने के लिए ये ऑर्डर पास करेगा। फिर क्या हुआ, 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। 1947 18 जुलाई को इसको स्वीकृति मिल गई। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के तहत 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान, और किस डेट को, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन फ्रेंड्स 2 देश भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को मिले, मतलब अलग हुए। लेकिन अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब आता है, तो वो भारत देश से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को आता है। फिर आगे क्या हुआ इसमें कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, यानी कि पूर्ण रूप से संविधान नहीं बन जाता, अब यहाँ पे संविधान की शुरुआत होगी। तो जब तक वह बन नहीं जाता तब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। फ्रेंड्स अभी जो हमने पढ़ा है 1935 एक्ट, उसमें जितनी चीज़ें थी वही लागू रही जब तक कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हो गया। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का अंत हो गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्ण रूप से अंत हो गया। स्वतंत्रता के समय जब इंडिपेंडेंस मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो वो थे क्लीमेंट रिचर्ड एटली, जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं उनकी। फिर फ्रेंड्स अब इसके आगे का जो है, ये तो हमने इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़े। अब इसके आगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, आगे क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे आर्टिकल्स इंक्लूड हुए, क्या क्या शेड्यूल्स आए, अब हम ये शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज प्राप्त हो सके। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल।